नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास राजप्रीत आपका स्वागत करता हूं और राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मथुरा दास माथुर अस्पताल में निरंतर मरीजों के लिए जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें लगभग 35 विभाग काम करते हैं और सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं मरीजों के बेस्ट केयर मिले उसमें। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विभाग है एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर के नाम से जाना जाता है और आज हम उसी पे बात करेंगे। और मेरे साथ है एनेस्थीसिया विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी, जो कि हमारे मेडिकल कॉलेज में एडिशनल प्रिंसिपल भी हैं और एनेस्थीसिया विभाग के बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं और बहुत सालों से मरीजों को एनेस्थीसिया भी दे रहे हैं, आईसीयू में भी अपनी सेवाएं दी हैं और उनसे बेहतर आज हमारे लिए विशेषज्ञ नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर फतेह सिंह भाटी सर का स्वागत करता हूं। नमस्कार। और ये हमारा वो भाग्य है कि आज सर के साथ बैठकर एनेस्थीसिया विषय पे चर्चा करने का मौका मिला है। तो सर, सबसे पहले तो जैसे एनेस्थीसिया को सामान्य भाषा में बेहोशी के डॉक्टर कहा जाता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर एनेस्थीसिया विषय बेसिकली क्या है, कैसे इसका उद्गम हुआ और आज के उसमें कहाँ स्टैंड करता है। जहाँ तक एनेस्थीसिया की बात है, आज भी जो बहुत कॉमन जो समझा जाता है कि ये बेहोशी वाले डॉक्टर है, शीशी सूंघाते हैं या कुछ सूंघा देते हैं और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो सदियों पहले जो एनेस्थीसिया की आप शुरुआत की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को जब लगता था कि कोई पैर सड़ गया है, हाथ के ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि उसको काटना पड़ेगा, तो माथे पे मार के और उसको बेहोश करते थे और वो अंग उसका काट दिया जाता था। उसके बाद में ईश्वर की इच्छा होती थी वापस वो होश में आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद में कुछ ड्रग्स जैसे अफीम है या शराब है, इस तरह की सेवन करा दी जाती थी ताकि व्यक्ति को दर्द का एहसास कम से कम हो। लेकिन लगभग एक सदी पहले 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी जो प्रारंभ हुई है, तब से लेके जब ईथर आया सबसे पहले एनेस्थीसिया में, जो आज भी ईथर डे जो एनेस्थीसिया के नाम से, एनेस्थीसिया डे के नाम से मनाया जाता है, तो तब से एनेस्थीसिया में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे ऐसे ऐसे नए प्रोडक्ट्स आए कि आज जो हम सर्जरी की जितनी एडवांसमेंट देख रहे हैं, जितना विकास देख रहे हैं, उसके पीछे अगर बैकबोन हम माने तो एनेस्थीसिया है। अगर एनेस्थीसिया नहीं होता तो सर्जरी आज शायद आज से 100 साल पीछे अभी भी होती। जब व्यक्ति आज सर्जन कोई भी सर्जरी करता है तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है कि मरीज को क्या हो रहा है, वो केवल उसका ध्यान उस अंग पर रहता है जिसको उसे ऑपरेट करना है, जिसकी उसके सर्जरी करनी है। बाकी मरीज को सांस आ रही है, वेंटिलेटर पे है, वो पूरा रिलैक्स है या नहीं है, वेंटिलेटर की क्या सेटिंग होनी चाहिए, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, या उसकी पल्स कम या ज्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर उसका कैसा है, ये सारी चीजें जो है एक एक पल की जो मॉनिटरिंग है एनेस्थेटिस्ट करता है और वो ही उसको मैनेज करता है। कोई भी चीज कम या ज्यादा क्या हुई, क्या ड्रग देनी है, कब ब्लड देना है, कब फ्लूइड देना है, तो सारे सर्जन बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना काम करता है। तो बिल्कुल जैसे एनेस्थीसिया ऑपरेशन के दौरान आवश्यक है और ऑपरेशन से पहले भी आवश्यक है, जिसको प्री एनेस्थीसिया चेकअप कहते हैं, और एनेस्थीसिया के बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसमें भी एनेस्थीसिया की बहुत जरूरत होती है। और जहां तक मथुरा दास माथुर अस्पताल की बात करें या डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज से जुड़े समस्त अस्पतालों की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 250 से 300 मेजर सर्जरी यहाँ संचालित की जाती है, जिसमें इमरजेंसी और रूटीन सर्जरी शामिल है। तो और इतने ही लोगों को एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट तरीके का एनेस्थीसिया, जिस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एनेस्थीसिया, एक तो आपने जैसे सर बताया कि सर्जरी में एनेस्थीसिया का रोल होता है, वैसे ही अस्पताल में और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे आईसीयू, मैंने सुना है कि आईसीयू में भी एनेस्थेटिस्ट का रोल होता है, उसके अलावा पेन में भी रोल होता है। तो एनेस्थेटिस्ट एक क्या क्या अस्पताल में काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, पढ़े लिखे लोगों में जो मैंने कहा, जिस तरह की सामान्य धारणा अब भी है कि ये बेहोशी वाले डॉक्टर है, बेहोश करके छोड़ देते हैं और जब सर्जरी हो जाती है तो वापस उसको जैसे भी होश में लाते होंगे, लेकिन इतना आसान काम है नहीं। बेहोश करने के बाद में एनेस्थेटिस्ट की और अधिक आवश्यकता रहती है, क्योंकि व्यक्ति होश में होता है तब तो आपको कुछ टच भी करता है तो अपने आप उसके रिफ्लेक्स काम करते हैं। जब बेहोश होता है तो व्यक्ति, उसके स्वयं के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ है एनेस्थेटिस्ट के हाथ में है, तो वो पूरी उसकी केयर करता है और पूरा होश में आए, ठीक से होश में आए, ये सारी जिम्मेदारी एनेस्थेटिस्ट की रहती है। लेकिन इस बेहोशी वाले या ऑपरेशन वाले पार्ट को हम छोड़ दें तो एनेस्थेटिस्ट के लिए आज की तारीख में बहुत सारे फील्ड उसके पास में है। आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर जो पार्ट है, जब मरीज और कहीं पे भी वार्ड में या संभाले जाने लायक स्थिति में नहीं होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है, जब जीवन और मृत्यु के बीच में पल भर का फासला होता है, तब केवल एनेस्थेटिस्ट ही है जो सबसे पहले आकर उसको संभालता है
उसकी क्रिटिकल केयर करता है। एक एक वहाँ ड्रग्स की एक ड्रॉप के भी कई पार्ट्स, जितनी माइन्यूट अमाउंट होती है उसको कम या ज्यादा करना, उसको कैसे देना, उसके वेंटिलेटर्स पे किस तरह को मैनेजमेंट होता है, वो सारा का सारा एनेस्थेटिस्ट का जो इन्फ्यूजन पंप वगैरह काम में लेते हैं, सारा क्रिटिकल केयर का काम जितना भी है एनेस्थेटिस्ट करता है। और इसके अलावा भी पेन और पैलिएटिव मेडिसिन जो है, दर्द, सामान्य दर्द है वो कोई भी सामान्यतः जिसका सर्जन के फील्ड का है तो वो देख लेता है, फिजिशियन का है तो वो ऑर्थोपेडिशियन अपना देख लेता है काम। लेकिन जो क्रोनिक पेन जिसको कहते हैं, 3 महीने या इससे अधिक जो लंबा दर्द खींचता है, तो वो व्यक्ति के लिए भी बहुत घातक होता है, क्योंकि उसके साथ में उसको डिप्रेशन और दूसरे जो प्रॉब्लम्स है वो भी शुरू हो जाती है। उसके लिए एनेस्थेटिस्ट स्पेशली काम करता है। किसी भी प्रकार का जो क्रोनिक दर्द है, और खास करके कैंसर वगैरह जिसमें दर्द से पूरी मुक्ति नहीं पाई जा सकती है, कई बार ट्रीटेबल कैंसर नहीं होते, जिसका इलाज तो नहीं किया जा सकता, मतलब उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति ठीक से जीवन जिए, दर्द से मुक्त रहे, और भी उसके जो सिम्टम्स है, अगर सांस में कोई दिक्कत है या उसको कॉन्स्टिपेशन है या उसको वॉमिटिंग होती है, तो ये पैलिएटिव का जो पार्ट है आज की तारीख में सबसे अधिक कोई देख रहा है तो एनेस्थेटिस्ट लोग देख रहे हैं। तो सर्जरी की बात हो गई, पेन एंड पैलिएशन की बात हो गई, आईसीयू की बात हो गई, इसके अतिरिक्त ट्रॉमा में एनेस्थेटिस्ट का बहुत अच्छा रोल है, इसके अलावा प्री हॉस्पिटल केयर में बहुत रोल है, इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस में सीपीआर सिखाने से लेकर एयरवे मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल है। तो कहने का मतलब है कि अस्पताल का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल नहीं है, और इसीलिए हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाते हैं, जैसा सर ने बताया। तो निश्चित रूप से टीम एनेस्थीसिया लगभग सर कितने मेंबर्स होंगे हमारी एनेस्थीसिया टीम में जोधपुर में अभी? तकरीबन 150 के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल। बहुत अच्छा नंबर। देखिए 150 लोग तीनों चारों हॉस्पिटल में मिलकर मरीजों का इतना देखभाल करते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर से लेके ट्रॉमा, आईसीयू आदि सभी में। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा पूरी टीम एनेस्थीसिया को कि वो इसी तरह अच्छा काम करती रहे। जैसे कि आपने बताया कि चूंकि एनेस्थीसिया देना एक महत्वपूर्ण घटक है एनेस्थीसिया विभाग का, और वेंटिलेटर की बात करेंगे हम, कोविड में एनेस्थीसिया का क्या रोल रहा उस पर भी बात करेंगे सर के साथ। लेकिन क्या कुछ बीमारियों में जैसे रिस्की, जिसको कहते हैं कि हाई रिस्क एनेस्थीसिया हो जाता है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनमें ध्यान रखना चाहिए? और दूसरा, यदि किसी स्पेशल बीमारी में एनेस्थीसिया देना हो तो उससे पहले क्या जांच की जाती है, उसमें कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? तो सर इसमें आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हाई रिस्क एनेस्थीसिया को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? जी, जब हमारे पास मरीज कोई भी आता है, सबसे पहले सर्जरी के ओपीडी में जाता है, उसकी सर्जरी तय होती है कि ये इसका ऑपरेशन किया जाना है, तो मरीज और उसके परिजनों को केवल एक ही बात ध्यान में रखती है, जैसे उसके हर्निया का ऑपरेशन है, बहुत छोटा सा है, कोई बहुत मेजर ऑपरेशन नहीं कहलाता है, तो उन्हें ये ध्यान में रहता है कि हर्निया का ही तो ऑपरेशन है, इसमें क्या खास बात है, एनेस्थेटिस्ट बार बार उसको क्यों चेक कर रहे हैं, बार बार क्यों सवाल कर रहे हैं, कई इन्वेस्टिगेशंस के लिए डिले क्यों कर रहे हैं। लेकिन एनेस्थेटिस्ट जब उसको देखता है तो मरीज को सिर से पांव तक, हम जो कहते हैं, पूरा उसको देखना होता है, एक एक सिस्टम को देखना होता है। हर्निया तो है ही उसके, लेकिन हर्निया के साथ में उसके दिमाग की स्थिति क्या है, उसके दिल की स्थिति क्या है, उसके किडनी की स्थिति क्या है, उसके लीवर की स्थिति क्या है, सारी चीजें एक साथ वो देखता है। उसको डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई वाल्व की डिजीज तो नहीं है, या किडनी नॉर्मली फंक्शन कर रही है, या जितनी, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स जैसे लीवर से मेटाबोलाइज हो जाती है, हम जो ड्रग देते हैं उसको जो तोड़ता है, उसको जो मेटाबोलाइज करता है वो लीवर है, और एक्सक्रीशन जो शरीर से बाहर निकालता है वो किडनी है। तो ये दोनों अंग हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर इनमें थोड़ी सी भी अस्वस्थता हुई तो हमें तय करना पड़ता है कि इसको कौन सी ड्रग दी जाए, कौन सी नहीं दी जाए, और कौन सी एक सीमित मात्रा में दी जाए, या एनेस्थीसिया का किस तरह का प्रकार, जैसे हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं जिसमें पूरा बेहोश करते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं जिसमें कुछ पार्ट को ही हम एनेस्थेटाइज करते हैं। तो इस तरह से एनेस्थेटिस्ट को बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो उनके अटेंडेंट को हो सकता है, परिजनों को लगता हो कि भाई इन्होंने देख लिया, एक बार जांच कर ली, अब हार्ट वाले के पास क्यों भेज रहे हैं, किडनी वाले के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास क्यों भेज रहे हैं। तो सब भेजने का एक पीछे लॉजिक होता है, कारण होता है, क्योंकि हम एनेस्थेटाइज करने से पहले बिल्कुल एकदम से निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सर्जरी चाहे हाथ की हो, चाहे पैर की हो, चाहे पेट की हो, लेकिन प्रभाव उसका पूरे शरीर पे पड़ेगा, और पूरे शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति क्या है, उनमें कोई बीमारी तो नहीं चल रही है, वो कहीं कमजोर तो नहीं है, इसकी जांच करना एनेस्थेटिस्ट
या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का फर्ज होता है और उनकी जॉब होती है। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करवाए जाते हैं। और ड्यूरिंग ऑपरेशन या ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद में एनेस्थीसिया का जो एक्सपर्ट होता है वही आपका कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वही आपका रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होता है, वही आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो ओवरऑल आपके हेड टू टो मैनेजमेंट करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अहम भूमिका होती है। और अभी मैं थोड़े दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें आजकल जैसे पुराने जमाने में लोग सर्जन्स चूज करते थे कि मुझे इससे ऑपरेशन कराना है, मुझे फला डॉक्टर को दिखाना है, उसी प्रकार से अब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी चुना जाता है। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, जो स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं, जैसे किसी ने कार्डियक में कराया, किसी ने न्यूरो में किया है, तो लोग बाग नाउ दे आर सिलेक्टिंग देयर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आल्सो। तो ये एक बहुत ही एक बड़ी बात है जिसमें जिस प्रकार से अन्य डॉक्टर्स की मांग होती है उसी प्रकार एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की टाइप की भी मांग होती है कि हमें इन डॉक्टर साहब से एनेस्थीसिया दिलवाना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक पर्दे के पीछे रह के काम करते थे और वास्तव में ओटी में एक पर्दा लगा होता था जिसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पीछे रह के काम करता था। तो सर ये बहुत ही अच्छी बात है और आप सब लोग और अस्पताल के अन्य विभाग मिलकर मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सर मैंने एक सुना है जैसे लेबर एनाल्जेसिया, जी, तो मैं जहां तक मैं सोचता हूँ कि आम जो गर्भवती महिला होती है वो बहुत प्रसव पीड़ा सहन करती है और इसमें भी एनेस्थीसिया का एक बहुत बड़ा रोल है, ऐसा मैंने सुना है। तो थोड़ा सा सर इस पे आप प्रकाश डालें। जी। अगर दर्द की हम बात करें तो लेबर पेन जो होते हैं, जिस समय शिशु का जन्म होने वाला होता है और उस महिला को जो पीड़ा होती है, कहते हैं जो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वह दर्द भी उसके सामने बराबर या उससे कम ही होता है। तो ये इतना सीवियर पेन होता है और ये महिला ही है जो इतना कुछ सहन कर पाती है, हर किसी को शायद सहन नहीं भी कर पाए। इतने दर्द के बाद बच्चे को जन्म देना बहुत ही मुश्किल काम है। और जब मॉडर्न साइंस इतनी प्रगति कर चुकी है, हम हार्ट के ऑपरेशन बात करते करते अगर करते हैं, मरीज भी जिसमें बात कर रहा होता है और हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, तो ऐसे में अगर उन महिलाओं को कोई राहत नहीं दी जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। और दर्द से मुक्ति ये हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आज के जमाने में किसी को भी अगर दर्द हो रहा तो उससे तो मुक्ति मिलनी ही चाहिए। तो लेबर पेन जो महिलाएं जिसका सामान्य डिलीवरी हो सकती है या करवाने की इच्छुक है, उन सभी के लिए कमर की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, उससे पहले जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उसमें दर्द के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। तो एक कैथेटर डाल दिया जाता है और उसके द्वारा ड्रग इंजेक्ट की जाती है, तो वो कुछ समय के लिए दर्द से मुक्ति देती है। और कैथेटर इसलिए डालते हैं कि ताकि उसका जब समय पूरा हो जाए, 2 घंटे 3 घंटे में अगर उसका वापस दर्द शुरू हो गया तो हम फिर से उसमें ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब तक, क्योंकि जो पहला जिसको बच्चा होता महिला को कई बार 10 घंटे 12 घंटे इससे भी अधिक समय लग सकता है उसकी डिलीवरी में, तो हम बार बार उसको जब भी जरूरत पड़े उसको एनाल्जेसिक जो दर्द हरण की दवाई है वो देते हैं, इसलिए उसको कैथेटर डालते हैं और इस तरह से उसको दर्द से मुक्ति दी जाती है। तो सर बिल्कुल मातृशक्ति को हम सभी का बहुत ही प्रणाम है कि वो कितना पेन और पीड़ा सहन करते हैं, लेकिन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उस पीड़ा को कहीं कम करने के लिए जरूर योगदान करते हैं और लेबर एनेस्थीसिया उसी का एक पार्ट है। और हमारे उमेद अस्पताल में और मथुरा दास माथुर अस्पताल में इसको रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो महिलाएं लेबर एनेस्थीसिया या लेबर को पेन फ्री करना चाहती है वो हमारे विभाग से संपर्क कर सकती है। तो निश्चित रूप से देखिए कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी, तो सर जिसमें और अभी एनेस्थीसिया में क्या नवाचार है, जैसे मैंने एक तो पढ़ा कि रोबोटिक जैसे सर्जरी होती है, तो उसमें क्या एनेस्थीसिया डिफरेंटली दिया जाता है। और कुछ नैनो पार्टिकल्स की बात चलती है कि जिसमें बहुत ही अल्प मात्रा में ड्रग देने से भी नई नई ड्रग्स जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं या नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं। तो एनेस्थीसिया में और नई संभावनाएं किस प्रकार से आप देखते हैं? संभावनाएं तो अनंत है और हर फील्ड में संभावना, एक संभावना से दूसरी संभावना जन्म लेती है। जहां तक एनेस्थीसिया की बात है, बिल्कुल रोबोटिक्स अगर सर्जरी में काम कर रहे हैं तो उसी तरह से एनेस्थीसिया के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और जो टीवा पद्धति हम कहते हैं, टोटल आईवी एनेस्थीसिया, तो पहले जो सूंघाने वाली बात करते थे, अब भी निश्चित रूप से इनहेलेशनल एजेंट है जो हम सूंघाते भी है पेशेंट को, उससे भी होता है, लेकिन उससे मुक्त पूरा का पूरा आईवी लाइन जो हम कैनुला डालते हैं उससे एनेस्थीसिया जो देते हैं, इस तरह का भी ऑप्शन है और उसको काफी प्रचलन में आ रहा है। उसमें सारे इन्फ्यूजन पंप जिसमें ड्रग वगैरह डाल के हम पहले से डिसाइड कर देते हैं कि कौन सी ड्रग की कितनी मात्रा कितनी देर में पेशेंट के वेट और हाइट के हिसाब से जाएगी। तो वो सारा टीवा का एक सिस्टम होता है। मॉनिटर पे एक एक ड्रग, आपके उसके ब्लड में कितनी ड्रग है वो भी आजकल आती है,
इवन इनहेलेशनल एजेंट जो हम सूंघने वाले देते हैं वो भी आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होते हैं। तो ये जो एक धारणा अभी भी लोगों में कॉमन है कि साहब एनेस्थीसिया ज्यादा सूंघा दिया गया और पेशेंट को कुछ हो गया, तो ऐसा वर्तमान में जब इतनी अच्छी मॉनिटरिंग हो गई तो ऐसा कोई संभावना नहीं है। कुछ और उसको डिजीज हो, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो, वो अलग बात है। अन्यथा एक एक ड्रग की कैलकुलेटेड मात्रा दी जाती है और वो सारी उस मॉनिटर पे डिस्प्ले भी होती है। तो हमारे हाथ में हम जानते हैं कि भाई ये सेफ मात्रा, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह के और भी बहुत सारी मॉनिटरिंग आ रही है, नई भी आ रही है। इवन बिस मॉनिटरिंग जो हमारे दिमाग में उस समय कितना आदमी सोया हुआ है, कितना जागा हुआ है, उससे भी हम मॉनिटर करते हैं कि कहीं इसको बाकी ड्रग्स की वजह से जिससे पेशेंट रिलैक्स रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको रिलैक्स तो है, वो बोल नहीं सकता लेकिन दर्द हो रहा हो। तो इसीलिए उसके लिए बिस मॉनिटरिंग लगाते हैं ताकि हमें ये भी ध्यान रहे कि उसको दर्द नहीं हो। तो नई नई टेक्नोलॉजी से अब एरर होने की संभावना एनेस्थीसिया में बिल्कुल मिनिमाइज है। और जैसा सर ने कहा कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन के बाद यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है या ऑपरेशन के दौरान हुई है तो वो अधिकांशतया उसको एनेस्थीसिया का कारण बता दिया जाता है कि एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया गया। वैसा बिल्कुल नहीं है। सर ने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, जो उनकी ट्रेनिंग है या जो मशीन यूज होती है, जो कंप्यूटराइज्ड हमारी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन होता है, उसमें कहीं भी मात्रा अधिक या कम जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, कोई और कॉम्प्लिकेशन और हो सकती है सर्जरी के दौरान या मरीज की फिजियोलॉजी में कोई परिवर्तन हो सकता है जिसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसको मैनेज करने में भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उससे बाहर निकालने में भी एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि सीपीआर एक बहुत बड़ी बात है जिसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने घर घर पहुंचाया है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सीपीआर की एक इम्पोर्टेंस आम आदमी के लिए कितनी है सर, और आपके विभाग में क्या रेगुलर सीपीआर ट्रेनिंग होती रहती है, उस पर आप थोड़ा सा बात करें। जी, जहां तक सीपीआर की बात है, खास करके डॉक्टर विकास खुद कई सालों से उसमें लगे हुए हैं और सारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इनके साथ में, जब भी कई स्कूल्स में इवन रोड्स पे शो किए गए हैं, नुक्कड़ नाटक तक किए गए हैं, स्कूल्स में जाके बच्चों को सिखाया गया है, बीएसएफ वगैरह उनके ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह वहां जाकर भी किया गया है। और ये इतना आवश्यक कार्य है कि मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता हमारे से भी गलती हो, लेकिन हम जितना सीख सकते हैं और कर सकते हैं, ये इतना बड़ा काम है कि किसी का जीवन बचाया जा सकता है। आप घर से या सड़क से जहां कहीं पे भी दुर्घटना हुई है वहां से अस्पताल लाते हो तो समय लगता है। यहाँ आपको बहुत ही एक्सपर्ट लोग मिल जाएंगे लेकिन वो समय आप नहीं ला सकते हो। वो जो गैप बीत गया है उसके बाद में बहुत कम संभावनाएं बचती है। तो इसलिए सीपीआर हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। सीपीआर और ट्रॉमा में जैसे सडनली लगी है तो उसको साइड में किस तरह से लेना है और उसको किस तरह से उठा के अस्पताल तक लाना है। सबसे पहले सड़क के किनारे लेना, फिर उसको सीपीआर देना। आपको लगता है कि पल्स उसकी आ गई है या सांस वो ले रहा है, तब फिर किस तरह से हॉस्पिटल के लिए आपको उसको एम्बुलेंस में पेशेंट को चढ़ाना, उसके बाद में हॉस्पिटल ले आना। ये छोटी छोटी बातें हैं बहुत, लेकिन इन छोटी बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जिंदगी बच सकती है। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से सभी को आना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। और सीपीआर बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए और हमारा विभाग इसे रेगुलरली ट्रेनिंग्स कराता रहता है। पूरे साल भर ट्रेनिंग चलती है। यदि आपका कोई ग्रुप इसे सीखना चाहता है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं, सर उसकी ट्रेनिंग अरेंज कर देंगे। और हैंड ऑन स्किल, जो हैंड ऑन प्रैक्टिस है, जो आप खुद आके भी डमी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसी भी हमारे डिपार्टमेंट में सुविधा है। तो सर निश्चित रूप से जैसे आपने बताया कि एनेस्थीसिया बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत स्किलफुल है, और जिसमें डिफरेंट पार्ट में एनेस्थीसिया देना, ब्लॉक्स लगाना, इवन लॉन्ग लाइन वगैरह डालना जिसमें कैनुला नहीं मिलता हो तो जो मेजर हार्ट वेसल्स में लाइन डाली जाती है वो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा डाली जाती है। इसके अलावा डिफरेंट कार्डियक एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया में बहुत अच्छा काम किया जाता है। तो सर अपना जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है इसमें जो सुपर स्पेशलाइजेशन है, जिसमें एमडी करने के बाद, जैसा कि आपने एमबीबीएस की और उसके बाद में आपने एमडी की एनेस्थीसिया में, और उसके बाद जो लोग डीएम करना चाहें उनके लिए क्या स्कोप है? जी, इस प्रश्न का जवाब से पहले एक बात मुझे याद आ गई कि अभी सीपीआर की बात चल रही थी, तो 13 तारीख से एक वीक तक, सप्ताह तक सीपीआर वीक चल रहा है और उसमें रेगुलरली हमारे तीनों ही अस्पताल में, एमडीएम हॉस्पिटल, महात्मा गांधी और उम्मेद में रेगुलरली सीपीआर की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ जो भी ओपीडी में मरीज, उनके परिजन आते हैं या चिकित्सक है, हमारा स्टाफ है, सभी के सामने डेमो भी दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इच्छुक है तो कभी भी अस्पताल में आके ओपीडी समय में
इस चीज का फायदा ले सकता है। और जहां तक सुपर स्पेशलाइजेशन की, एनेस्थीसिया अब केवल जिस तरह से मैंने कहा कोई सीसी सुंघाने वाली बात नहीं रही, तो क्रिटिकल केयर की और आपने सुन ली, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इसको कहते हैं, वो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एनेस्थेटिस्ट भी करते हैं। उसके अलावा पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, उसके लिए अलग ब्रांच अब सुपर स्पेशलाइजेशन होने लगा है। ऐसे ही कार्डियक एनेस्थीसिया, इसी तरह से न्यूरो एनेस्थीसिया, पेन एंड पैलिएटिव, क्रिटिकल केयर, ये सारी एनेस्थीसिया की भिन्न भिन्न ब्रांचेज है। इवन ट्रॉमा के लिए जो स्पेशलाइजेशन होता है, डीएनबी होता है, उसमें भी एनेस्थेटिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें एनेस्थेटिस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन, इस तरह की कई सारी ब्रांचेज है जिनमें एनेस्थेटिस्ट आजकल हर जगह काम कर रहे हैं और प्रमुखता से उसको अंजाम दे रहे हैं। तो सर बिल्कुल, आप यदि कोई एमबीबीएस नया किया है और उसको एनेस्थीसिया फील्ड में जाने हैं तो निश्चित रूप से आप उसके लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे डॉक्टर्स एमबीबीएस करने के बाद अच्छे लोग एनेस्थीसिया फील्ड को चुने, जिससे आम रोगियों की, आम व्यक्ति की जान बचाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड का प्रचार और प्रसार हो सके। सर जैसे एक छोटे बच्चे को एनेस्थीसिया देना बहुत ही टिपिकल होता है, बहुत छोटा होता है, कई बार नवजात शिशु में भी सर्जरी करानी होती है, जन्म लेने के तुरंत बाद भी। तो कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें जस्ट एक डिलीवर हुआ और उसकी सर्जरी हुई हो, और उसमें क्या चैलेंजेस रहते हैं? और कुछ इंट्रायूट्राइन भी आजकल सर्जरीज होती है, जैसे कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको गर्भाशय के अंदर ही ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो सर ये एक बड़ा ही एक आम आदमी के लिए एक बड़ा रुचिकर रहेगा और उसके लिए जानकारी भी बहुत होगी कि छोटे बच्चे में एनेस्थीसिया किस प्रकार से दिया जाता है। जी, जितना आम व्यक्ति को मुश्किल लगता है और रुचि रहती है इस बात में, उतनी ही एनेस्थेटिस्ट के लिए भी ये रुचिकर बात है। और अगर छोटे बच्चे की खास करके एक दिन का, कुछ घंटे का या इंट्रायूट्राइन है, तो उसके लिए उसी एनेस्थेटिस्ट को बेसिकली उसको एनेस्थीसिया देना चाहिए जो वर्षों से या तो उसमें काम कर रहा है या पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट है। तो वो नेचुरल स्वाभाविक रूप से पीडियाट्रिक उनको बच्चों को ही एनेस्थीसिया दे रहा होगा। और अभी तक देश में इतने पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट नहीं है कि सभी जगह वो सर्व कर पाए। तो एनेस्थेटिस्ट मूल रूप से जो भी है वो दे सकता है, लेकिन वो कई सालों से, उसकी कम से कम 2 साल से अगर रेगुलर प्रैक्टिस में है तो वो दे तो ज्यादा बेहतर कर सकता है। क्योंकि छोटे बच्चे और जेरियाट्रिक पेशेंट जो ओल्ड एज वाले, उन दोनों की समस्या ये होती है कि ऑर्गन्स जो होते हैं, खास करके छोटे बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं पूरे डेवलप नहीं होते, चाहे उसका लीवर हो, चाहे उसका किडनी हो, ये ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं। वो धीरे 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 उसकी उम्र के साथ में बढ़ते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है, वो सांस की नली में जैसे छेद होता है ट्रेकिया में, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला जिसको हम बोलते हैं, वो बच्चों में जन्मजात होता है। और वो ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम वेट कर सकते हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप है, ये जो ऊपर का होठ है फटा हुआ होता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही करें, 2 दिन में ही करें, कई महीनों तक हम वेट कर सकते हैं, इवन साल तक भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सांस की नली में छेद है तो हम सब जानते हैं कि उसको, बच्चे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका जीवन खतरे में होता है। तो उसके पैदा होते ही जितना जल्दी संभव हो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। ऐसे में उसकी ड्रग्स भी बहुत कैलकुलेटेड देनी पड़ती है, और कौन सी ड्रग देनी है ये भी एनेस्थेटिस्ट को चयन करना पड़ता है, क्योंकि उसका लीवर भी इमेच्योर है और उसकी किडनी जो एक्सक्रीट करेगी, ड्रग को बाहर निकालेगी, वो भी इमेच्योर है, उसका ब्रेन भी इमेच्योर है। और भी बहुत सारी, जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा ही कम होता, बिल्कुल बच्चे ठंडे हो जाते हैं, तो टेम्परेचर का भी बिल्कुल मेंटेन ध्यान रखना पड़ता है। इवन उसमें जो ट्यूब, हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं सांस लेने के लिए, वो डालना भी बहुत चैलेंजिंग होता है, हर कोई नहीं डाल पाता है। कैन्यूला लगाना भी चैलेंजिंग होता है क्योंकि बहुत छोटे से हाथ होते हैं, छोटी सी उनकी वेसल्स होती है। तो ये सारी चीजें जो रेगुलर एनेस्थीसिया दे रहा है वो ही ठीक से कर पाता है, और उसको ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाहे बच्चों का एनेस्थीसिया हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडी का एनेस्थीसिया हो, चाहे कार्डियक एनेस्थीसिया हो, एनेस्थीसिया हमेशा एक चैलेंजिंग जॉब है। और जिस प्रकार से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑन द टोज दिन भर भागकर एनेस्थीसिया देते हैं, आपको चाहे हॉस्पिटल में ब्लू कॉर्ड एक्टिवेशन पे जो भागता हुआ दिखेगा, मोस्टली वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा। ऑपरेशन थिएटर की तरफ जो भाग रहा होगा पेशेंट को लेकर, वो एनेस्थेटिस्ट होगा। वार्ड में सीपीआर कर रहा होगा, वो भी कई बार डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक टीम के साथ, टीम का मेंबर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा। तो कुल मिला के अस्पताल के हर डिपार्टमेंट में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं देता रहता है। और मैं अगर राजस्थान सरकार के इस एमडीएम अस्पताल की बात करूं या मेडिकल कॉलेज की बात करूं, तो 150 लोगों की टीम है जो लगभग
करीब करीब 200 से 250 सर्जरी डेली करते हैं और इससे ज्यादा लोगों के पेन मैनेजमेंट में काम करते हैं। इसके अलावा CPR की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, इसके अलावा ट्रॉमा में मैनेजमेंट करते हैं। मतलब कहने का मतलब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज एवरीवेयर इन हॉस्पिटल एंड दे आर वर्किंग टायरलेसली 24/7। तो हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। सर, कुछ मिथ्स है एनेस्थीसिया से रिलेटेड, कुछ को आपने तोड़ दिया है, कुछ एक दो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि वे बेहोश ज्यादा दे दिया, वो वाली बात बिल्कुल गलत है। उसी प्रकार जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद कई बार लोग कमर दर्द के बारे में बताते हैं, वो एनेस्थीसिया से जोड़ा जाता है। कई बार पोस्ट ऑपरेशन जो उल्टी होती है, कई बार उसको एनेस्थीसिया से जोड़ा जाता है। कई बार ऑपरेशन से पहले की जो घबराहट होती है, कई बार एनेस्थीसिया लेने से पहले जो कंसेंट ली जाती है, उसमें कई बार मरीज और मरीज के परिजन थोड़े से चिंता में आ जाते हैं कि आपको इतना गंभीर विषय के बारे में समझाया जा रहा है। तो सर, इनके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा बता पाए तो एक जो एंग्जाइटी है एक आम आदमी के मन में, वो थोड़ी दूर हो पाएगी। निश्चित रूप से एक समय था जब हम लोग MBBS कर रहे थे, तो व्यक्ति अगर किसी भी सर्जरी के लिए आता था तो घर से सबसे मिलके गले मिल के आता था कि भाई सर्जरी कराने जा रहा है, वापस आएगा या नहीं आएगा। और आज की तारीख में बहुत सारी सर्जरी ऐसी हो गई जो डे केयर सर्जरी है, और बहुत सारे लोग घर पे बता के भी नहीं आते हैं, आए सर्जरी करा के घर जाके ही बताते हैं कि मैं सर्जरी करा के आ गया। तो ये जो चमत्कार हुआ है एनेस्थीसिया के डेवलपमेंट से हुआ है। तो अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जो कंसेंट की बात है, निश्चित रूप से आपके शरीर में क्या एनेस्थीसिया देने से या सर्जरी होने से क्या बदलाव होगा, हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स कितने बढ़ेंगे, उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। उसकी वजह से हार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, या आपके दूसरे ऑर्गन्स की, जैसे कोई हार्ट डिजीज है या हाइपरटेंशन है, उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज है, तो ये सारी चीजें हमको कंसिडरेट करनी पड़ती है। आपकी सर्जरी छोटी या बड़ी है, वो सर्जन का मैटर है या आपका मैटर है, लेकिन हमें सारी चीज ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए कंसेंट इसलिए लेते हैं कि आप पूरा समझ सको कि आपके इस जो आप सर्जरी कराने आए उस बीमारी के अलावा शरीर में क्या क्या दिक्कत है, और उसकी वजह से हमें क्या सावधानी रखनी है और मरीज को भी क्या सावधानी रखनी है। तो वो पूरी चीज समझानी बहुत आवश्यक है। कल को कोई भी कह सकता है ये तो मेरे को बताया नहीं था आपने, ये तो आपने बताया नहीं था कि मेरे को होश 6 घंटे बाद आएगा या 4 घंटे बाद आएगा, 1 घंटे बाद आएगा। तो सारी चीज उसको समझाना बहुत आवश्यक है, और इसलिए भी समझाना आवश्यक है कि उनका जो स्ट्रेस है, उनकी जो एंजाइटी है, वो चीज खत्म हो जाए कि आपको घबराने की बात नहीं है, आपको ये डिजीज है, लेकिन इसको हम मेंटेन कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, लेकिन हम 3 दिन आपको दवाई देंगे, उसके बाद में कम हो जाएगा, उसके बाद में आपकी सर्जरी होगी, और सर्जरी में हम ये सावधानियां रखेंगे ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो ये कंसेंट इसलिए आवश्यक होती है। और बाकी जो चीजें हैं, जैसे कई बार दांत भी टूट जाता है एनेस्थीसिया देते वक्त, तो अगर लूज टीथ है तो हमें बताना आवश्यक होता है कि हम जिस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, सांस की नली डालनी हमारे लिए कई बार कुछ सर्जरी में बहुत आवश्यक होती है। तो हम वो अगर सांस की नली डालते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन के समय थोड़ा सा लूज टीथ है तो वो निकल सकता है। हम पूरी सावधानी रखते हैं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन कई बार जो शरीर की एनाटॉमी है वो इस तरह की होती है कि हमारे भी वश में नहीं होता है। ट्यूब डालनी बहुत आवश्यक होता है, वो तो उसका जीवन के लिए है। तो उसके लिए हम फिर ये नहीं देखेंगे कि टीथ का क्या हो रहा है, कोशिश करते हैं सब बचाने की। ऐसा बहुत ही कम, एक्सपर्टाइज हैंड में बहुत कम हुआ है, कोई रेयर एग्जाम्पल ही मैंने देखा होगा टूटा है, लेकिन फिर भी कभी कभार टूट जाता है। तो ये चीज बतानी, एक्सप्लेन करनी बहुत आवश्यक होती है। इसी तरह से जैसे दूसरी आपने बात कही कि स्पाइनल एनेस्थीसिया या जो कमर में सुई लगाते हैं, उसमें कई लोग ये शिकायत करते हैं कि दर्द बहुत होता है, या उनकी धारणा होती है। शिकायत तो मुझे नहीं लगता कि इन दिनों में बहुत ही कभी कोई रेयर आई हो तो अलग बात है, लेकिन जो पहले की जो धारणा बनी हुई है, और वो धारणा गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक जमाने में हम तो नहीं कह सकते, लगभग 40 साल पहले जो पीठ में सुई लगती थी वो बहुत मोटी होती थी, 18 गेज की, 16 गेज की, 20 गेज की। तो वो जब आपकी जो नीडल जाती थी तो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो उस गेज, इवन नीडल में तो हम इंजेक्ट करते हैं जो ड्रग हमें इंजेक्ट करनी होती है, लेकिन जब नीडल निकाल लेते हैं तो उससे जो फ्लूइड होता है, स्पाइनल फ्लूइड, वो बाहर आता है। वो उसकी जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से ड्यूरा, जो जिसको हम कहते हैं एक झिल्ली सी होती है, उस पर स्ट्रेस पड़ता है तो पेन होता है, दर्द होता है। और इवन जहां तक कोई बहुत मोटी सुई हमारे कहीं पे भी चुभाए तो उसका दर्द भी अपने आप में होता है। और वो जो नीडल्स होती थी वो बार बार उसको उपयोग में भी लेते थे, उसको ऐसे केमिकल से क्लीन करते थे, उसका अपना इरिटेशन होता था। तो मल्टीपल कारण थे कि वो उससे दर्द होता था।
अब जो नीडल्स आई है बिल्कुल फाइन आ गई, यहाँ तक कि बहुत सारे पेशेंट को तो पता भी नहीं लगता है कि मेरी सुई लगा दी क्या, वो खुद पूछते हैं। तो उससे इंजेक्ट होता है, उससे न तो सीएसएफ जो होता है वो बाहर आता है, न किसी का केमिकल की, या क्योंकि रीयूज होती ही नहीं, नीडल सिंगल यूज है, उसके बाद फेंक देते हैं। तो किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया का, कमर में सुई का कहते हैं, तो आप निश्चिंत होके लगवाइए। तो बिल्कुल अब एनेस्थीसिया से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, बहुत सारे नई नई बातों के बारे में सर ने बताया, कंसेंट के बारे में बताया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। और अब हम ये इस तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल तक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग की जा चुकी है। तो लगभग इवन जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां भी जो सर्जरी जब होने लग गई है, चाहे हर्निया की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे फ्रैक्चर्स की सर्जरी हो, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। ऑलमोस्ट सारे सैटेलाइट हॉस्पिटल्स में और ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज होने लगी है। ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा मिलने के बाद ही ये संभव हो पाता है। ओटीज डेवलप होते हैं, आईसीयू डेवलप होते हैं। तो मैं एनेस्थीसिया की पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देता हूँ और आप सबको हम सबकी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि एनेस्थीसिया एडवांस है, एनेस्थीसिया सेफ है और एनेस्थीसिया बहुत ही कई बार जरूरी भी होता है, तो और आपके लिए अच्छा होता है। तो हम सब मिलकर रोगों को भगाएंगे, रोगों से दूर रहेंगे, अच्छी अच्छी सर्जरीज करेंगे और निश्चित रूप से नए नए रिसर्च, जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, यहाँ बहुत सारे पेपर पब्लिकेशंस होते हैं, नए नए रिसर्चेज होते हैं। इवन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हुए हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं और आप उनको वो किया गया, पेटेंट भी किया गया है। जैसे नीडल्स की बात कर रहे थे सर, हमारे विभाग द्वारा नीडल पेटेंट हुई है, कुछ एयरवे की टेक्निक्स पेटेंट हुई है। तो निश्चित रूप से जोधपुर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नाम है और मैं बधाई देता हूं डॉक्टर फतेह सिंह भाटी सर को। और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहेंगे और सजग रहेंगे और राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी जन उपयोगी योजनाएं चलाई जा रही है उनका मैक्सिमम लाभ उठाकर आप और आप परिवार को पूरी तरह से स्वस्थ रख पाएंगे। धन्यवाद।